वेलकम गाइस। आज के क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं सम नेचुरल फिनोमेना ड्यू टू सनलाइट के बारे में। आज के ही क्लास में हम लोग जानेंगे सबसे पहले क्रोमेटिक एबरेशन क्या होता है, फिर जानेंगे रेनबो के बारे में पूरा विस्तार से, प्राइमरी रेनबो, सेकेंडरी रेनबो भी समझेंगे, और फिर उसके बाद हम लोग समझेंगे स्कैटरिंग ऑफ लाइट, और फिर हम लोग 5 क्वेश्चंस भी करेंगे, जिसमें कि सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि वाई स्काई इज ब्लू, क्लाउड का कलर व्हाइट क्यों होता है, रेड सिग्नल का ही क्यों यूज किया जाता है डेंजर चीज को दिखलाने के लिए, फिर उसके बाद सनराइज और सनसेट के टाइम पर रेडिश अपीयरेंस क्यों होता है, सन लाल क्यों दिखता है ना, और फिर ये जो फॉग लैंप है वो फॉग लैंप हमारा ऑरेंज कलर का ही क्यों होता है। और जो भी हम पढ़ाएंगे उसका बेस्ट पीडीएफ नोट्स हमको हमारा जो वेबसाइट है www.physicsbyamanwar.com यहाँ पर मिल जाने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए बात करते हैं, सबसे पहले हम लोग जो है बात करेंगे क्रोमेटिक एबरेशन की। ठीक है, क्रोमेटिक एबरेशन आपको हेडिंग दिख रहा है, क्रोमेटिक एबरेशन। चलिए क्रोमेटिक एबरेशन क्या होता है समझते हैं इसको हम लोग। देखिए जैसे कि आप जानते होंगे कि ये जो कोई भी आप फिगर में देख सकते हो एक कि ये जो प्रिज्म है ना, तो इस प्रिज्म से जब भी लाइट पास करता है तो लाइट पास करने के बाद क्या होता है, सातों कलर में इस तरीके से ना बढ़ जाता है, जिसको कि ये जो प्रोसेस है ये मेरा क्या कहलाता है, एक तरह से डिस्पर्सन है। आपने डिस्पर्सन वाला वीडियो पिछला मेरा जरूर देखा होगा। चलो ठीक है, तो डिस्पर्सन में लाइट जब इस पार से उस पार जाती है प्रिज्म के तो क्या होता है, 7 कलर्स में बढ़ जाता है। फिगर में देख रहे हो आप। अच्छा चलो समझो। तो जैसे कि ये जो लेंस है, इस लेंस का भी आप कल्पना कर सकते हो कि ये लेंस जो है मेरा वो ढेर सारा छोटा छोटा प्रिज्म का बना हुआ, चूंकि ये कांच का है ना भैया, तो ऐसा होता है कि जब आप लेंस से इस तरीके से आप कोई भी व्हाइट लाइट को पास करोगे ना, तो व्हाइट लाइट जो आ रहा है तो आप जानते हो इस व्हाइट लाइट में 7 कलर का मिक्सचर है। ठीक है, विबग्योर 7 कलर है। तो हम जानते हैं कि ये जो कहते हैं ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो अलग अलग वेवलेंथ वाले कलर के लिए अलग अलग होता है। विबग्योर के लिए अलग, VIBG ना, विबग्योर सब कुछ के लिए अलग अलग, वायलेट, इंडिगो, रेड, ऑरेंज सब के लिए अलग अलग होता है। तो जब सबके लिए अलग अलग होता है तो आपको ये भी मालूम होगा रेड कलर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मान कम होता है और वायलेट कलर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मान ज़्यादा होता है, क्योंकि वेवलेंथ और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में जो है क्या कहते हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। आपको हम ये सब चीज़ बता चुके हैं पिछले वीडियो सब में ना। तो रेड कलर जो होता है वो थोड़ा सा कम मुड़ता है, जबकि वायलेट कलर जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा मुड़ता है। आप फिगर में देख सकते हो, ये आपको क्रोमेटिक एबरेशन का फिगर दिख रहा है ना, सेम वही चीज़ की बात कर रहे हैं हम, रेड और यहाँ पे क्या वायलेट, और बीच में और बाकी सारा कलर भी है। तो एकदम मोटा सा यहाँ पर इस तरीके से फोकस बन जाता है। ठीक है, तो यही जो प्रोसेस है ना, यही कहलाता है हमारा क्या, क्रोमेटिक एबरेशन। ये एक प्रकार का खराबी है लेंस का, कह सकते हैं आप। ये खराबी हमको तभी देखने को मिलता है जब हम लोग लेंस, मोटा लेंस इस्तेमाल कर रहे हो। ठीक है, क्रोमेटिक एबरेशन जो है वो ड्यू टू थिक लेंस के कारण होता है। थिक लेंस बोले तो मोटा लेंस के कारण होता है। आप फिगर में देख रहे हो ना क्रोमेटिक एबरेशन का, लाइट गया, व्हाइट लाइट किस तरीके से 7 कलर में बढ़ गया ना, तो एक मोटा सा नहीं, वहां से वहां तक सब सारा छेक लिया, आप देख रहे हो फिगर में। तो ये इस टाइप का हो जाता है। तो इतना मोटा सा फोकस रहेगा तो अच्छी बात नहीं है ना, इसीलिए हम लोग क्रोमेटिक एबरेशन को दूर करने के लिए थिन लेंस का इस्तेमाल करते हैं, पतले लेंस का, और सिलेबस में पतला लेंस ही है। क्रोमेटिक एबरेशन का एनसीईआरटी में चर्चा था, इसलिए इसको बताना मेरे लिए जरूरी था। नोट्स में हम क्रोमेटिक एबरेशन को बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर चुके हैं। आप नोट्स का मेरा ये फिगर देख सकते हो, देखो क्रोमेटिक एबरेशन को एक्सप्लेन किया हुआ है ना, उसमें हम रीजन भी दिए हुए हैं, ये आपको सोल्यूशन भी दिए हैं कि क्रोमेटिक एबरेशन को ठीक किया जा सकता है थिन लेंसेज का इस्तेमाल करके। देख रहे हो ना नोट्स, यही नोट्स आपको हमारा वेबसाइट www.physicsbyamanwar.com जो दिख रहा है आपको, ठीक है, नीचे में उस पर मिल जाएगा। चलिए ठीक है, इसमें क्लास फ्रंट पेज पे डालो क्लास 12 फिजिक्स, उसमें एंटर करोगे, ऑप्टिक्स में मिल जाएगा। तो ये जो यहाँ से यहाँ तक दिख रहा है ये अच्छी बात नहीं है, ये भद्दा सा हमको फोकस दिख रहा है, जबकि हमको एकदम शार्प फोकस मिलना चाहिए। ऐसा होना चाहिए, पतला लेंस रहता है ना, एकदम पतला लेंस अगर रहेगा, जो एकदम बारीक सा एकदम पतला सा लेंस है, अगर थिन लेंसेज को मान करके पढ़ाई करेंगे हम लोग के सिलेबस में जो भी पढ़ाई है सब थिन लेंसेज मान के, तो जब ऐसे करके जाएगा तो बिल्कुल नाम मात्र का उतना ज़्यादा कुछ होगा नहीं, एकदम बिल्कुल हमको शार्प फोकस मिलेगा। तब तो कहेंगे क्या कि हाँ भैया ये अच्छी बात है, एकदम शार्प फोकस मिलेगा। कब? जब हम लोग थिन लेंस का इस्तेमाल करेंगे तब। तो क्रोमेटिक एबरेशन को दूर करने के लिए थिन लेंसेज का इस्तेमाल किया जाता है, सिंपल। चलिए क्रोमेटिक एबरेशन तो खत्म हुआ, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक अपना, कौन सा, रेनबो। तो अब हम लोग रेनबो पे बात करने वाले हैं। ठीक है, रेनबो तो आपने जरूर देखा ही होगा, है कि नहीं,
चलिए समझते हैं हम लोग। रेनबो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कुछ लोग के सिलेबस में हो सकता है, कभी किसी के सिलेबस में नहीं भी हो सकता है, तो अपना सिलेबस को चेक करना है, उसके बाद ही आगे पढ़ाई वगैरह करना है। आप सीबीएसई का सिलेबस भी गूगल पे चेक कर सकते हो, सीबीएसई क्लास 12 सिलेबस बाय एम अनवर लिख करके गूगल पे सर्च करोगे तो मिल जाएगा सीबीएसई का सिलेबस वगैरह मेरा वेबसाइट पे भी। चलिए ठीक है, बात करते हैं रेनबो क्या होता है, समझते हैं। रेनबो जो है, अगर इसको हम फिजिक्स की तरह से देखें तो समझिए आप, ये जो रेनबो है ना, ये सिर्फ मामूली सा चीज नहीं है भैया। रेनबो में कॉम्बिनेशन है, डिस्पर्सन आपने पढ़ा है ना भाई, डिस्पर्सन जो होता है वो, फिर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन वो भी यहां पर इन्वॉल्व होता है, फिर रिफ्रैक्शन भी आपने पढ़ा है वो भी यहां पर इन्वॉल्व होता है। यानी कि जो तीनों प्रोसेस है ना, डिस्पर्सन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और कौन, रिफ्रैक्शन, तीनों फिनोमिना यहां पर यूज होता है। ठीक है, तब जाकर के रेनबो का फॉर्मेशन होता है। और क्या है रेनबो, कैसे, आप जानते तो है ही, लेकिन रेनबो बनता कैसे है वही चीज हम लोग अभी समझेंगे। ठीक है, आपको नोट्स का झलक देख सकते हो इसमें। रेनबो के बारे में मैंने बताया है कि रेनबो एक नेचुरल फिनोमिना है जो कि कॉम्बिनेशन है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, डिस्पर्सन और रिफ्रैक्शन, इन सभी का कंबाइंड इफेक्ट है ना। जब लाइट हमारा वाटर ड्रॉपलेट से टकराता है तब ये सारा इफेक्ट होता है, तो रेनबो का फॉर्मेशन होता है। चलिए ठीक है, चलिए बात करते हैं रेनबो का। ठीक है, बात तो होता है इंद्रधनुष, है ना। तो रेनबो के लिए नेसेसरी कंडीशन क्या है, यानी कि जब रेनबो का फॉर्मेशन होगा तब उसके लिए नेसेसरी कंडीशन क्या है। ठीक है, तो देखिए नेसेसरी कंडीशन ये होता है कि जब भी रेनबो, आप फिगर में देख रहे हो कि जब भी रेनबो बनता है ना, तो देखो इंद्रधनुष यानी कि जो रेनबो है वो उस साइड है रेनबो, और इस साइड सन है, और बीच में आदमी का होना जरूरी है। यानी कि सबसे पहली बात, सूरज आसमान में चमकता तो चाहिए, और दूसरी बात कि सूरज जहां पर है, जिधर है उस तरफ आदमी का पीठ होना चाहिए ना, ये वाला हिस्सा सूरज की तरफ होना चाहिए। ठीक है, और सामने में कहीं पर भी बारिश होता रहना चाहिए। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर सब हम बात करें, हम जैसे यहाँ पर हैं, पीछे सूरज होना चाहिए और आगे मेरा क्या, बारिश होना चाहिए। कोई जरूरी नहीं कि यहाँ पे ही बारिश हो रहा हो, कहीं दूर में ही सही, मगर बारिश होना चाहिए। तो यहाँ बारिश हो रही है, पीछे सन है, तो हमको सामने में इंद्रधनुष यानी कि रेनबो दिखे। तो नेसेसरी कंडीशन 2 हो गया, जो कि आप नोट्स के झलक में देख सकते हो। पहला नेसेसरी कंडीशन क्या है कि सन शुड बी शाइनिंग इन द स्काई, है ना। और दूसरी बात क्या वो भी क्या, बारिश के अपोजिट साइड। अच्छा, और अगला कंडीशन क्या है, देख सकते हो यहाँ पे आप नोट्स में ही लिखा हुआ है कि अगला कंडीशन ये है कि जो क्या कहते हैं आदमी है उसको सूरज की तरफ पीठ करके खड़ा होना चाहिए, है ना। आप पिक्चर में भी देख करके समझ सकते हो, नोट्स में हम सब कुछ एक्सप्लेन किए। चलिए ठीक है, बात करते हैं हम लोग। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा आपने तो रेनबो के बारे में समझा, अब देखिए रेनबो का क्या कंडीशन है। स्क्रीनशॉट लेने सब की जरूरत नहीं है आपको कुछ भी, नोट्स तो हमारा अवेलेबल है ना भैया वेबसाइट पे, वहां से आपको नोट्स पूरा प्रॉपर वे में मिल जाएगा, सावधानी से पढ़िए। देखिए बात करते हैं क्या, अब ये समझते हैं जैसे कि ये जो रेनबो है, रेनबो भी 2 प्रकार का होता है, एक होता है प्राइमरी रेनबो, एक होता है सेकेंडरी रेनबो। ठीक है, अब ये प्राइमरी रेनबो सेकेंडरी रेनबो की बात कहाँ से आ गई, जबकि आप तो इंद्रधनुष रेनबो तो एक ही तरह का देखते हो। नहीं, आपने कभी गौर नहीं किया। देखिए 2 प्रकार का क्या होता है, एक होता है प्राइमरी रेनबो, जिसमें कि आप जब देखोगे उसको तो रेड कलर आपको ऊपर और वायलेट कलर नीचे दिखेगा। लेकिन जब आप सेकेंडरी रेनबो की बात करोगे तो उसमें क्या है, वायलेट कलर ऊपर और रेड कलर नीचे दिखेगा। तो कभी आपने ये इस बात पे गौर किया था क्या? हमको नहीं लगता कि भाई आपने इस बात पे गौर किया होगा कि कभी रेनबो में ऊपर वायलेट दिखता है, कभी रेनबो में नीचे वायलेट दिखता है। मुझे नहीं लगता कि आपने गौर किया होगा इस बात पे। तो चलिए इसी आधार पे रेनबो 2 प्रकार का होता है, उसको भी हम लोग समझेंगे और बारीकी से अब इसके थोड़ा सा डेप्थ में यानी फिजिक्स में घुसते हैं। तो चलिए सबसे पहले सब कुछ को हटाते हैं, अब हम लोग हेडिंग देते हैं कौन सा, प्राइमरी रेनबो। ठीक है, समझते हैं यहाँ पे होता क्या है, किस तरीके से सारा घटना, सब कुछ को समझेंगे। चलिए देखिए बात करते हैं क्या है ये। जैसे मान लिया जाए ये एक वाटर ड्रॉपलेट है, ठीक है। अब वाटर ड्रॉपलेट है, यहां पर कोई एक सनलाइट इस तरीके से आ रही है, कोई लाइट आया आकर के इस पे टकराया। जैसे यहाँ पे लाइट आएगा टकराएगा तो यहाँ पे क्या होगा, अरे हमको तो 2 पेन की जरूरत है, एक काम करते हैं, वाह 2 पेन तो आ गया। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए अब हम लोग समझते हैं क्यों 2 पेन का जरूरत पड़ा हमको। समझिए यहाँ पर से जब व्हाइट लाइट आया,
ठीक है। तो ये व्हाइट लाइट क्या होगा भैया, दो टुकड़ा में बटेगा। यहाँ पे आप देखते हो यहाँ पे नॉर्मल तो रहता है ना। तो लाइट जब रेयरड मीडियम से, ये वाटर ड्रॉपलेट है, पानी का एक बूंद जिसको कि हम बड़ा करके देख रहे हैं। सूरज का रोशनी, सूरज तो पीछे है, पानी का बूंद तो आगे है, आदमी बेचारा यहाँ पे खड़ा है कि नहीं, ये आंख पे रोशनी के आने का इंतजार कर रहा है। और सूरज तो इधर कहीं है, ठीक है, पीछे कहीं पर है सूरज, है कि नहीं। तो पानी का बूंद यहाँ है। लाइट चूंकि रेयरड मीडियम से जब डेंसर मीडियम में घुस रहा है तो इसको सीधे जाने के बजाय बेचारा नॉर्मल के तरफ तो मुड़ेगा, ये तो आप जानते हो, ठीक है। अच्छा, तो आप ये भी जानते हो कि रेड कलर का लाइट कम मुड़ता है और वायलेट कलर का लाइट ज़्यादा मुड़ता है। तो ये जो ब्लैक बनाए हैं ना, समझना ये कि रेड है, ठीक है। अच्छा, और क्योंकि ये वायलेट के लिए थोड़ा सा ये अपने पास है सुविधा, तो ये हो गया क्या, मेरा वायलेट हो गया, ठीक है ना। अच्छा चलो, उसके बाद फिर क्या होता है, अब जैसे क्या कहते हैं यहाँ पे तो एक रिफ्रैक्शन आपको मिला। अब रिफ्रैक्शन हुआ ना भाई, लाइट रेयरड से डेंसर में जा रही है, मुड़ जा रही है, तो रिफ्रैक्शन ही ना बोलेंगे। चलिए, तो एक हमको यहाँ पे क्या मिल गया, रिफ्रैक्शन, उसको नोट करके रखना है। रिफ्रैक्शन पहला बात। दूसरा क्या घटना मिला, अब यहाँ पे लाइट चूंकि इसको इस तरफ से डेंसर मीडियम है, अब यहाँ है, और इधर तो एयर है, पानी का बूंद है ना भैया, तो ये पानी है, ये डेंसर मीडियम, एयर है इधर रेयरड मीडियम। अच्छा, फिर और भी ढेर सारा बूंद होगा, चलिए, लेकिन दो बूंद के बीच में हवा तो है ना। डेंसर से रेयरड में जब लाइट जाती है तो आपको पता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है कि नहीं। TIR के बारे में आपने पढ़ा है ना, ये फिगर आप देख सकते हो ना, याद करो। तो जब लाइट डेंसर से रेयरड में जाने का कोशिश कर रहा है तब यहाँ पे TIR होगा, यानी क्रिटिकल एंगल की बात करें तो 48 डिग्री का क्रिटिकल एंगल होता है ना वाटर और एयर के इंटरफेस में। तो यहाँ पे 48 डिग्री से ज़्यादा एंगल पर लाइट आएगा, तो जब ये गिरेगा तब क्या होगा, दूसरे मीडियम में जाने के बजाय सेम मीडियम में इस प्रकार ऐसे वापस लौट जाएगा। ये रेड कलर का लाइट लौटा, और ये वायलेट जो है क्या होगा, ये वायलेट भी हमारा इस तरीके से ऐसे करके लौटेगा। वायलेट भी लौट गया और ये भी लौट गया, तो यानी कि यहाँ पर क्या हो गया, एक TIR। तो पहला था रिफ्लेक्शन, दूसरा क्या है, TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अच्छा चलिए, अब फिर यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर फिर हम लोगों को एक रिफ्रैक्शन देखने को मिलेगा। देखिए, अब लाइट डेंसर से रेयरड में जाना चाह रही है, ठीक है। तो जब डेंसर से रेयरड में जाएगी तो यहाँ पे भी लाइट को क्या होना है, यहाँ पे इसको एक नॉर्मल तो मिलेगा ही। तो जब नॉर्मल मिलेगा तो क्या होना है, इसको सीधे जाने के बजाय ये नॉर्मल से क्या होगा, थोड़ा सा दूर भागेगा। तो जब दूर भागेगा तो हमको थोड़ा सा ये लाइट ऐसे करके आएगा। सीधा जाना चाहिए था ना, लेकिन इस नॉर्मल से क्या हो गया, दूर भागा ना, क्योंकि डेंसर से रेयरड में जा रहा है लाइट। तो ऐसे करके रेड कलर का लाइट यहाँ पे गया। अब वायलेट पर चर्चा करें तो वायलेट के साथ भी सेम कहानी है। नॉर्मल है तो इसको सीधा जाना चाहिए, लेकिन सीधा जाने के बजाय ये नॉर्मल से थोड़ा सा क्या हो जाएगा, ऐसे करके दूर भागेगा, ठीक है। तो अब बहुत ज़्यादा दूर हम भेज दिए इसको बेचारा को, तो इतना भी नहीं, लेकिन हमको थोड़ा सा सावधानी बरतना है। सीधे जाने के बजाय क्या करना है, थोड़ा सा मोड़ दिए, ठीक है। ये आँख पे रोशनी के आने का इंतजार ही कर रहा है चलो ठीक है, तो यहाँ पे आया, ये पूरा ऐसे सीधे जाने के बजाय हल्का सीधा ये हो जाता, ठीक है। हम थोड़ा सा हल्का सा मोड़ लिए। अच्छा, अब चलिए, अब ये देखते हैं, तो अब ये क्या होता है ना कि लाइट इस तरीके से आता है यहाँ पे, ठीक है। ये तो रेड कलर था, तो ये देखा गया है कि ये हॉरिजॉन्टल ये जो सरफेस है ना, इसके साथ ये एंगल मेरा जो है ये 42 डिग्री का एंगल बनाता है। ये जब रेड कलर आता है तो यहाँ पे 42, और ये जो वायलेट आता है तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल सरफेस के साथ ये मेरा 40 डिग्री का एंगल बनाता है, ठीक है। ये एक ड्रॉपलेट में तो ऐसा हो गया। अगर मान लिया जाए आपको और भी ढेर सारा ड्रॉपलेट रहता है ना वहाँ पर, तो भैया जब बारिश हो रही होती है तो आप ये NCERT का फिगर देखो, इस फोटो में आप देखोगे तो क्या बता रहा है, एक नीचे ऐसा ड्रॉपलेट है ना, ठीक, एक सेम टू सेम ऊपर का भी ड्रॉपलेट है। तो इस नीचे वाले ड्रॉपलेट से भी लाइट आया, ऊपर वाले ड्रॉपलेट से भी लाइट आया। तो ऊपर वाले ड्रॉपलेट का जो लाइट है कौन सा, रेड कलर वाला, देख रहे हो आप फिगर में, और नीचे वाले ड्रॉपलेट का जो कौन सा है, वायलेट कलर वाला लाइट, वो दोनों आदमी के आंख पर आकर के गिर रहा है। तो रेड कलर वाला ऊपर है, ऊपर का बूंद का ही सही, रेड कलर वाला ऊपर और वायलेट कलर वाला क्या, नीचे। तो इस प्रकार क्या होता है ना कि जो रेड कलर का जो लाइट है ना वो ऊपर से पहुंचता है, और वायलेट कलर का जो लाइट है वो क्या रहता है, नीचे से पहुंचता है, वायलेट कलर का, ये आदमी के आंख पे, जैसा कि आप NCERT के फिगर में देख रहे हो, ये बूंद और ऊपर वाला बूंद।
तो नीचे वाला बूंद का वायलेट कलर और ऊपर वाले बूंद का क्या, रेड कलर, दोनों आंख पर पहुंचा। तो इस प्रकार जो है रेड कलर ऊपर बन गया और वायलेट कलर कहाँ बन गया, नीचे। तो इस प्रकार प्राइमरी जो रेनबो होता है उसका फिगर आप देख सकते हो। प्राइमरी रेनबो में क्या होता है कि आपको रेड कलर जो है वो ऊपर बनेगा और जो वायलेट कलर है वो नीचे बनेगा। ये प्राइमरी रेनबो का इमेज हो गया, आप देख सकते हो, ठीक है। जबकि आप इस फोटो को बनाओगे तो उसमें आपको लगेगा कि अरे भैया रेड तो यहाँ नीचे बन रहा है, वायलेट तो यहाँ ऊपर बन रहा है, लेकिन कंडीशन सोच रहे हो ना क्यों हो जा रहा है। आप एनसीईआरटी का फिगर देख के समझ में आ रहा हो, एक नीचे का ड्रॉपलेट है, एक ऊपर का ड्रॉपलेट है। तो नीचे का ड्रॉपलेट का वायलेट और ऊपर का ड्रॉपलेट का रेड दोनों पहुंचा ना आंख पे भैया। तो इस प्रकार क्या हो गया, ढेर सारा ना बूंद रहता है तो सबका इफेक्ट रहता है। अब एक ही ड्रॉपलेट का रेड पहुंच रहा है तो उसी ड्रॉपलेट का वायलेट भी पहुंचेगा आंख के पास। इतना बड़का आंख थोड़े ना होता आदमी का, इतना बड़ा बेचारा का आंख होगा। तो रेड पहुंच रहा है तो किसी का वायलेट नहीं पहुंच रहा है, किसी का वायलेट पहुंच रहा है तो किसी का रेड नहीं पहुंच रहा। तो कंडीशन ऐसा होता है, प्राइमरी रेनबो में रेड कलर ऊपर और वायलेट कलर नीचे दिखता है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए अब हम लोग क्या आते हैं, इसमें क्या होता है कि एक टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और 2 रिफ्रैक्शन इन्वॉल्व होता है। सिंपल। चलिए अब हम लोग इसको मिटाते हैं। नोट्स का आप झलक देख सकते हो, ठीक है। नोट्स में आपको इस तरीके से सारा चीज लिखा हुआ भी, एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक। चलिए अब हम लोग क्या आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग हेडिंग देते हैं सेकेंडरी रेनबो, उसमें क्या होता है उसको समझते हैं। तो चलिए अब हम लोग सेकेंडरी रेनबो पे बात करते हैं। सेकेंडरी रेनबो में आपको जो देखने को मिलेगा वो इस प्रकार का फोटो, जिसमें कि वायलेट कलर ऊपर और रेड कलर नीचे होगा। कंडीशन तो इसका भी वही है, पीछे सूरज होना चाहिए, आगे बारिश होनी चाहिए और बीच में बंदा होना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग, देखिए समझते हैं। इसमें रे डायग्राम से समझते हैं कि आखिर ऐसा फॉर्मेशन कैसे होता है, ठीक है। आप एनसीईआरटी का ये फोटो देख सकते हो सेकेंडरी रेनबो का, उतना ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आएगा, हम इसको अच्छे तरीके से डिटेल में एक्सप्लेन कर देते हैं। चलिए देखिए बात करते हैं जरा सा। ये वाटर ड्रॉपलेट है, वाटर ड्रॉपलेट पे थोड़ा सा अगर ये यहाँ पे इस तरीके से लाइट आ रही है सीधा, तो लाइट आने के बाद आप जानते हो कि रेड कलर का जो लाइट है वो थोड़ा कम मुड़ता है और जो वायलेट कलर का लाइट है वो थोड़ा ज़्यादा मुड़ता है। तो ये वायलेट हो गया और ना, और ये क्या, रेड हो गया। ब्लैक कलर को आप रेड समझ लेना, ये वायलेट मेरा बी, ये तो आप है ही। ब्लू कलर का जो है इसको वायलेट समझ लेना, बार बार बी आर लिखने की जरूरत है नहीं, ठीक है। मुड़ना यहाँ पे एक रिफ्रैक्शन, नोट कर लो आप, एक रिफ्रैक्शन है ना, एक रिफ्रैक्शन हुआ। अब उसके बाद यहाँ पे TIR होगा, डेंसर से रेयरर में जाना चाहता है लाइट, तो डेंसर से रेयरर में जाते समय यहाँ पे एक TIR होगा। सॉरी, आप जानते हो कि वाटर और एयर के इंटरफेस के लिए क्रिटिकल एंगल 48 डिग्री होता है। तो 48 डिग्री से ज़्यादा एंगल पे यहाँ पे लाइट गिरेगा तो TIR, डेंसर से रेयरर में जाते समय TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन आपने पढ़ा होगा ना, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो ये क्या होगा, सेम मीडियम में आकर के लाइट लौटेगा। तो ये चूंकि यहाँ पे बड़ा एंगल बना रहा है तो यहाँ पे क्या होगा, ये उतना ही ज़्यादा ये इतना एंगल से आकर के रेड यहाँ पे पहुँचेगा, है ना। अच्छा ठीक है। और वायलेट की बात करें तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हुए वायलेट यहाँ पे पहुँच गया, है कि नहीं। अच्छा ठीक है, यहाँ पे परपेंडिकुलर डालोगे आप तो एंगल ऑफ इंसिडेंस रिफ्लेक्शन परपेंडिकुलर डालोगे तो ये खैर ठीक है। उसके बाद फिर क्या होगा, यहाँ के बाद फिर से हमारा जो है रेड कलर, यहाँ पे फिर TIR हुआ भैया, लाइट फिर डेंसर से रेडर में जाना चाहती है तो फिर TIR हुआ। तो पहला रिफ्रैक्शन, दूसरा टोटल TIR यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, फिर एक बार यहाँ पे यहाँ रिफ्रैक्शन हुआ, यहाँ TIR हुआ, फिर वहाँ एक और TIR, ठीक है। तो 3 प्रोसेस, रिफ्रैक्शन, TIR, फिर क्या कहते हैं 2 TIR इन्वॉल्व है। अच्छा यहाँ पे वायलेट पहुँच चुका है, ठीक है, और यहाँ पे रेड पहुँचा हुआ है। और फिर अगर बात करें तो यहाँ से फिर वायलेट यहाँ आ गया, ठीक है। अच्छा यहाँ पे फिर क्या है, वायलेट है ना। अच्छा फिर उसके बाद क्या होगा कि अब इस रेड को आना है, तो यहाँ पे चूंकि नॉर्मल की बात करें अगर, तो ये सीधे जाने के बजाय नॉर्मल से इसको तो दूर भागना है ना, तो इधर आ जाएगा, ठीक है। और ये इधर आकर के यहाँ पे आके ऐसे करके गिरेगा, ये मेरा एंगल हो जाएगा 50 डिग्री का एंगल हो जाएगा रेड कलर का, ठीक है। और जब वायलेट कलर को हम गिराएंगे तो इसको भी देखिए आप, नॉर्मल तो है ही, तो इसको क्या होना चाहिए था, ये सीधे तो जाएगा नहीं, ये नॉर्मल से दूर भागेगा तो इधर भागेगा, तो ये यहाँ आकर के गिरेगा। और जब ये यहाँ आकर के गिरेगा तो इसका जो एंगल होगा वो कुछ ऐसे करके होगा। तो हमको यहाँ पे अच्छे से लिखना पड़ेगा, ये 50 डिग्री है, तो ये मेरा कितना डिग्री हो गया,
53 डिग्री, लगभग समझ लेना, ये 53 डिग्री पे आके गिरता है, ये 50 डिग्री पे आके गिरता है, ठीक है। आप एनसीईआरटी का ये फोटो देखो, इस एनसीईआरटी के फोटो में आप देख सकते हो 2 वाटर ड्रॉपलेट आपको दिख रहा है, ठीक है। नीचे वाला जो वाटर ड्रॉपलेट है उसका देखो तो रेड कलर, और क्या कहते हैं मतलब यहाँ पे देखो ये वायलेट है, और ये क्या है, रेड है ना। तो नीचे वाला जो ड्रॉपलेट है उसका रेड नीचे है ना, और ऊपर वाला जो ड्रॉपलेट है उसका वायलेट ऊपर दिख रहा है ना। तो ऊपर में वायलेट और नीचे में क्या, रेड। तो आप देख सकते हो सेकेंडरी रेनबो का ये फोटो, इस सेकेंडरी रेनबो के इस फोटो में आपको जो है वायलेट कलर ऊपर दिखेगा और रेड कलर नीचे दिखेगा, इस बात का ध्यान रखना है आपको। इसको सेकेंडरी रेनबो इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे 2 गो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यूज हुआ है, ट्वाइस। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इज यूज्ड ट्वाइस, दैट्स व्हाई दिस टाइप ऑफ रेनबो इज कॉल्ड क्या, सेकेंडरी रेनबो। सेकेंडरी रेनबो कहने का कारण बस 2 TIR यूज हुआ है इसीलिए हम लोग कहते हैं, ठीक है। तो आप नोट्स देख सकते हैं, नोट्स हम आपको दे चुके हैं, ठीक है वेबसाइट पे। ये नोट्स का झलक आप देख लो, इसमें टोटल इंटरनल सेकेंडरी रेनबो है ना, एक्सप्लेन किया हुआ, फोटो इमेज डायग्राम भी है, और आपको ये सारा चीज भी दिख रहा है कि 48 डिग्री से एंगल पे 53 और 50 सब दिख रहा है, सब कुछ लिखा हुआ है ना, समझ रहे हो ना। देख करके फोटो भी बना दिए हैं, जैसा हुआ वैसा ही हाथ से बनाए, ठीक है। चलिए ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको प्राइमरी रेनबो और सेकेंडरी रेनबो के बारे में सारा चीज़ समझ में आ गया होगा, ठीक है। और वीडियो अभी तक में ठीक लग रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लेना, थोड़ा सा उससे मोटिवेशन वगैरह मिलता है। आगे बढ़ते हैं, हम लोग स्कैटरिंग ऑफ लाइट पे बात करते हैं। चलिए देखते हैं अब हम लोग स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ठीक है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होता है इसको अच्छे तरीके से समझते हैं हम लोग। स्कैटरिंग का अर्थ ये हुआ, एक स्कैटर कर जा रहा है, स्कैटर कर जा रहा है मतलब एकदम छितर जा रहा है। जैसे फॉर एक एग्जाम्पल, कभी आपने ये काम किया है कि बालू वगैरह या मिट्टी वगैरह का ढेला इस तरीके से बनाया है बचपन में, मिट्टी का जो ढेला है, ठीक है, उस मिट्टी के ढेले को इस तरीके से आप दीवार पे मारोगे तो यहाँ पे इस तरीके से छितर जाएगा। या फिर यूँ कहें कि आप एक लड्डू लेते हो और उस लड्डू को इस तरीके से ऐसे करके मारते हो तो यहाँ छितर जाएगा। बस यही चीज़ है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। यहाँ पे होता यही है कि जब लाइट जो है, लाइट का जो छोटे छोटे लाइट जो कि वेव है, वो जब किसी मॉलिक्यूल्स से टकराता है, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स, एयर मॉलिक्यूल्स, आसमान में एटमॉस्फेयर में तो छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल हैं, वाटर का ड्रॉपलेट्स हैं, फॉग वगैरह है ना, बहुत सारा चीज़ है, छोटे जो कि आँख से जल्दी दिखता नहीं, लेकिन फिर भी छोटे छोटे पार्टिकल हैं। जब उन छोटे छोटे पार्टिकल सबसे लाइट जब टकराती है ना सनलाइट या कोई भी, तो जब टकराती है ना, तो टकराने के बाद क्या होता है कि टकरा करके वो स्कैटर हो जाते हैं, इस तरीके से छितर जाता है, फैल जाता है। बस यही प्रोसेस है हमारा क्या, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। आप नोट्स का झलक देख सकते हो सामने में, स्कैटरिंग ऑफ लाइट को हम एक्सप्लेन भी किए हैं कि ये एक तरह का फिनोमिना है जिसमें कि क्या होता है कि लाइट डस्ट पार्टिकल वगैरह सबसे टकरा करके बस स्कैटर्ड हो जाता है, ठीक है। तो बस यही नेचुरल फिनोमिना है ना, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। और हाँ, लाइट जब टकराती है वो छोटे छोटे बूंदों से तो टकराने के बाद या छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल से टकरा के अपना पाथ से थोड़ा बहुत मुड़ भी जाता है ना। अब मान लो आ रहा था ऐसे, टकराया तो इधर हो गया, डायरेक्शन वगैरह भी तो चेंज हुआ ना, तो ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट। हम लोग इसी में एक और छोटा सा पॉइंट समझेंगे, रेले लॉ ऑफ स्कैटरिंग, ठीक है। ये रेले लॉ ऑफ स्कैटरिंग आप देख रहे होंगे, नोट्स में भी हम एक्सप्लेन किए क्या है, इसको अच्छे से समझते हैं बढ़िया ढंग से। चलिए ठीक है, समझते हैं हम लोग अब अच्छे से क्या होता है रेले लॉ ऑफ स्कैटरिंग। अगर समझेंगे तो हम बहुत सारा चीज़ और भी समझ पाएंगे। क्या कहता है रेले लॉ ऑफ स्कैटरिंग कि अगर मान लिया जाए ये जो लाइट है जो कि आ रही है, ये लाइट एक तरह से वेव तो है, वेव भी तो होता है ना, लाइट पार्टिकल भी है और वेव भी तो है। तो लाइट जो वेव है उसमें हम लोग एक बात जानते हैं कि विबग्योर 7 कलर का होता है ना, 7 कलर से विबग्योर 7 कलर से बना हुआ है लाइट। उसमें से आपको ये भी मालूम होगा कि जो वायलेट कलर का होता है उसका जो वेवलेंथ है वो सबसे कम होता है, मिनिमम होता है, ये भी आप जानते हो। और जो रेड कलर होता है उसका जो वेवलेंथ होता है वो मैक्सिमम होता है, ये भी आप जानते हो। हाँ, तो जानते हैं, अच्छी बात। रेले लॉ ऑफ स्कैटरिंग जो है वो ये कहता है कि जब भी, अगर देखिए पहली बात तो रेले लॉ ऑफ स्कैटरिंग जो है ये तभी काम करेगा भैया जब ये जो लाइट जो आ रहा है ना, उस लाइट का जो वेवलेंथ है, लाइट का जो वेवलेंथ है ना, वो ध्यान रहे, ये लाइट का वेवलेंथ जो है उससे छोटा पार्टिकल होना चाहिए। और यानी कि मान लो कि ये जो लाइट जो टकरा रहा है ना जिस पार्टिकल से, मान लो जिस पार्टिकल से जाकर के टकराया, ठीक है, तो जिस पार्टिकल से जाकर के ये जो लाइट किसी पार्टिकल से टकराता है उसके बाद ही वो छितरता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट होता है। लेकिन ध्यान रखना, रेले लॉ ऑफ स्कैटरिंग
होता क्या है समझेंगे, लेकिन वो काम तभी करता है, यह बात ध्यान रहे, काम तभी करता है जब ये जो लाइट आ रहा है वो जिस पार्टिकल से टकराया उस पार्टिकल का जो साइज है ना, डायमीटर साइज जो है ना, वो साइज मेरा इस लाइट के वेवलेंथ से कम होना चाहिए। उस पार्टिकल का जो साइज, ए से हम पार्टिकल के क्या कहते हैं, मतलब साइज को डिनोट कर रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक कि इसका क्या हो गया साइज, ये साइज मेरा कम होना चाहिए लाइट के वेवलेंथ से। वेवलेंथ बोले तो यहाँ से यहाँ तक इसका क्या होता है, ये वेवलेंथ इससे छोटा होना चाहिए। और चूंकि लाइट का वेवलेंथ भी बहुत कम होता है, वो थोड़ा सा होता है, बहुत छोटा होता है लाइट का वेवलेंथ, ठीक है। तो और पार्टिकल उससे भी अगर छोटा है तब ये काम करेगा। और लाइट का जो वेवलेंथ है उससे कम होना चाहिए क्या, पार्टिकल का साइज। या तो ऐसे लिख सकते हो कि लाइट पार्टिकल का जो साइज है वो लाइट के वेवलेंथ से क्या होना चाहिए, कम, तभी रेले लॉ ऑफ स्कैटरिंग काम करेगा, ठीक है क्या ये रेले लॉ ऑफ स्कैटरिंग? ये बताता है कि जब भी कोई लाइट किसी पार्टिकल से टकराएगा ना, तो टकराने के बाद जब ऐसे छितरेगा तो होगा क्या कि जब मान लो कोई लाइट आया आकर के टकराया, ठीक है, तो जब टकराएगा किसी पार्टिकल से तो उसके बाद वो छितर तो जाएगा ऐसे करके, लेकिन छितरते समय एक बात का ध्यान रखना है कि वो कलर का लाइट जैसे ये टकराया उसके बाद सातों रंग में छितर गया, तो सातों रंग में इस तरीके से स्कैटर्ड हो गया, लेकिन उसमें से जो इंटेंसिटी होगा लाइट का, वो उस कलर के लाइट का इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा होगा, स्कैटरिंग, वो कलर का लाइट का स्कैटरिंग इंटेंसिटी यानी स्कैटर करने का जो इंटेंसिटी है वो उसी कलर का सबसे ज़्यादा होगा जिसका वेवलेंथ कम होगा। वेवलेंथ और स्कैटर्ड लाइट का जो इंटेंसिटी है उसके बीच ये रिलेशन होता है। तो वेवलेंथ का पावर 4 के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होता है स्कैटर्ड लाइट का इंटेंसिटी, मतलब जो लाइट छितरा है ना उसका इंटेंसिटी जो है वेवलेंथ के साथ उल्टा रिलेशन में है। यानी कि ये कह रहा है कि चूंकि जिसका वेवलेंथ कम रहेगा ना वो ज़्यादा स्कैटर्ड करेगा, ज़्यादा छितराएगा, और जिसका वेवलेंथ ज़्यादा होगा वो कम स्कैटर्ड होगा ना। तो स्कैटरिंग, इसको कह सकते हैं कि स्कैटरिंग जो है वो स्कैटरिंग मेरा क्या कहते हैं 1/λ⁴ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, या 1/λ⁴ के प्रोपोर्शनल, यानी λ⁴ के साथ उल्टा रिलेशन में होता है कौन, स्कैटरिंग। तो यहाँ से ये समझ में आया कि वायलेट कलर का तो भैया वेवलेंथ सबसे कम होता है, तो इसका मतलब उसका स्कैटरिंग इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा फैलने का क्षमता वायलेट के पास, ठीक है। और रेड कलर की बात करें तो उसका वेवलेंथ ज़्यादा है, तो उसके पास फैलने का क्षमता क्या होगा, कम होगा, फैलेगा नहीं, सीधा जाता है, समझेंगे। पहले तो एक बात यहाँ नोटिस कर लेते, VIBGYOR, विबग्योर, सबसे कम वेवलेंथ इसका है, सबसे ज़्यादा वेवलेंथ इसका है, और इसका जो वेवलेंथ है वो क्या है, सबसे कम है ना। तो इसके फैलने का जो इंटेंसिटी है वो सबसे ज़्यादा हो गया, और इसके फैलने का जो इंटेंसिटी है वो क्या है, सबसे कम हो गया, ठीक। तो ये रेले लॉ ऑफ स्कैटरिंग है। रेले लॉ ऑफ स्कैटरिंग ये कहता है कि जब भी कोई लाइट टकराएगी किसी वाटर मॉलिक्यूल से या डॉपलर वगैरह किसी चीज़ से, तो जब वो फैलेगा ना तो उसका जो इंटेंसिटी होगा, स्कैटरिंग जो होगा, वो स्कैटरिंग उस लाइट के वेवलेंथ के पावर 4 के इन्वर्सली रिलेशन में होता है। और ये तभी काम करता है जब वो जो टकराने वाला पार्टिकल है उसका साइज जो है उस लाइट के वेवलेंथ से कम होना चाहिए। लेकिन अगर बड़ा मॉलिक्यूल है तब कोई बड़ा सा मॉलिक्यूल से इससे अगर लाइट, यानी कि बड़ा मॉलिक्यूल से इतना बड़ा भी, बड़ा मॉलिक्यूल से उससे अगर लाइट टकराएगा तब फिर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वाइट लाइट टकराया है तो वाइटे लाइट पूरी तरीके से फैलेगा, ठीक है। यानी कि जितना इंटेंसिटी से टकराया, हर टकराने के बाद जो लाइट यहाँ से, ये जो वाइट लाइट आया टकराने के बाद जब छितरेगा ना, तो चाहे विबग्योर हो या मतलब हर कलर एक बराबर रूप में छितरेगा ना, एक बराबर रूप में ऐसे स्कैटर्ड करेगा, तो पूरी तरीके से वाइट हर तरफ दिखेगा ना। अच्छा चलिए समझते हैं, हम लोग बात करते हैं बारीकी से। तो चलिए ये चीज़ तो हम लोग समझ गए, अब हम लोग एक एक करके अपना सारा सवाल का जवाब समझते हैं। सबसे पहला सवाल अब सामने आता है हमारा स्कैटरिंग पर ही आधारित, सम नेचुरल फिनोमेना ड्यू टू सनलाइट में, ठीक है। सबसे पहला सवाल है कि वाई स्काई लुक्स ब्लू, ठीक है, आकाश जो है वो ब्लू क्यों दिखाई देता है। इसका आप पहले तो आंसर देख सकते हो कि हम नोट्स में इस तरीके से लिख करके दे दिए, ठीक है। लेकिन आप चाहो तो हम इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो भी बना चुके हैं, वाई स्काई लुक्स ब्लू। तो वाई स्काई लुक्स ब्लू या ब्लू स्काई रीजन बाय एमन लिख के सर्च करोगे यूट्यूब पे तो आपको एक डेडिकेटेड वीडियो भी उस पर मिल जाएगा हमारा, ठीक है। तो जो पहला सवाल है हमारा कि स्काई ब्लू क्यों दिखता है, उसके रीजन को समझते हैं। नोट्स में तो ये है ही, ठीक है। चलिए देखिए समझते हैं। होता क्या है
कि जब भी क्या कहते हैं मतलब आकाश की बात करें, ये जैसे अपना अर्थ है, ठीक है, ठीक है, तो अर्थ है अपना, ठीक, अर्थ के चारों तरफ ये एटमॉस्फेयर तो है ही हर तरफ, ठीक है। एटमॉस्फेयर में आप देखोगे तो छोटे 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 पार्टिकल सब तो ढेर सारा है, डस्ट पार्टिकल ये सब वो सब ढेर सारा है, ठीक है। यहाँ पर क्या है भैया, सन है, ठीक, तो सन है, तो सन है तो क्या होता है कि जब सन से लाइट आ रही होती है तो आने के बाद सन से लाइट आकर के वाटर मॉलिक्यूल्स या फिर डस्ट पार्टिकल सब जो भी एटमॉस्फेयर में है, अर्थ है बेचारा यहाँ ऊपर में, तो यहाँ पे होता है कि जब इससे टकराता है, टकराने के बाद लाइट मेरा फैलता है, और फैलने में सबसे ज़्यादा कौन फैलेगा, वायलेट, इसका इंटेंसिटी फैलने का सबसे ज़्यादा आता है, तो वायलेट सबसे ज़्यादा फैलता है, उससे कम कौन फैलता है ये, फिर उससे कम कौन फैलता है ये, फिर ये और कम फैलता है, ये और कम, ये और कम, सबसे कम फैलता है ये। तो सबसे ज़्यादा फैला हुआ कौन दिखता है, ये और ये, वायलेट, इंडिगो और ब्लू, ये सबसे ज़्यादा मात्रा में आसमान में फैला हुआ दिखता है। जब ये तीनों कलर को आप मिला दोगे तो लगभग ब्लू ब्लू के जैसा जैसा आपको नजर आएगा, लगभग ब्लू ब्लू के जैसा ही आपको नजर आएगा इन सब को मिला देने के बाद, ठीक है। वायलेट कलर का फोटो देखो, इंडिगो कलर का फोटो देखो और ब्लू कलर का फोटो देखो, तीनों कलर का फोटो देखो, इन तीनों कलर आपको आपस में मिल जाएगा लगभग ना, ये सब, ये भी बहुत फैलता है, ये सब भी इससे थोड़ा सा ही कम, ये भी थोड़ा ही कम, लेकिन ज़्यादा मात्रा में रहता है। तो ये सब कलर मिक्स करके लगभग ब्लू जैसा हमको ऊपर ज़्यादातर मात्रा में दिखता है, ये सब उतना फैलता नहीं, ज़्यादातर यही कलर दिखता है। और हमारा आँख जो है ब्लू कलर के प्रति काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव होता है। आपने सुना होगा कि क्या कहते हैं ब्लू रे प्रोटेक्शन, या फिर जो चश्मा वगैरह खरीदते हैं हम लोग, आप देखते हो कि ब्लू रे प्रोटेक्टेड, क्योंकि वो जो ब्लू कलर का जो लाइट है ना, वो थोड़ा सा मतलब कहते हैं आँख वगैरह को थोड़ा सा प्रॉब्लम वगैरह क्रिएट करता है, या यूँ कह सकते हैं आप कि वो ब्लू लाइट जो है ना, उसके प्रति आँख हमारा काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव होता है, इसीलिए खास करके ये सब कलर का मिक्सचर में हमको ब्लू ज़्यादा दिखता है। तो इसी वजह से जो सन है, ये सन के से जो लाइट आ रहा है उसके कारण टकरा के डस्ट मॉलिक्यूल से हर तरफ ब्लू कलर ज़्यादा फैल जाता है, तो स्काई हमको ब्लू दिखता है। जबकि एक्चुअल में स्काई वगैरह का जो कलर है वो ब्लू नहीं होता है। जब अंतरिक्ष में लोग जाते हैं ना सेटेलाइट वगैरह से, जब एनवायरनमेंट से बाहर निकल जाते हैं जहाँ मॉलिक्यूल सब नहीं है, जब ऊपर जाते हैं तब कोई स्कैटरिंग नहीं होता, तब उस समय जो है हमको आकाश पूरा काला दिखता है, जैसा मत्स्य की रात होती है ना, उस प्रकार का, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण ही जो स्काई है वो ब्लू दिखता है। इसका आंसर आप देखो, हम क्या कहते हैं आंसर में नोट्स में इस तरीके से लिख दिया, आप देखोगे बारीकी से सब समझ में आएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन ये है कि जो क्लाउड है यानी बादल है, वो बादल हमारा उजला क्यों दिखाई देता है, ठीक है। तो व्हाइट दिखने का कारण यहाँ पर है, जब व्हाइट लाइट आ रहा है, ठीक है, तो व्हाइट लाइट आता है, हम अभी बात किए थे कि और बड़ा मॉलिक्यूल से टकराएगा। जो व्हाइट लाइट आ रहा है, सन से जो भी व्हाइट लाइट आता है, सन से जो भी व्हाइट लाइट आता है, उजला रोशनी, ये जब आएगा और बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स, देखो होता क्या है ना, एक्चुअल में क्या है बादल के केस में होता क्या, समझिए आप अच्छे से। होता ये है कि जैसे अगर मान लिया जाए सन है, ठीक है भैया, सन से लाइट आ रही है, क्लाउड कहने का मतलब तो क्या हो गया, क्लाउड आप एक तरह से देख सकते हो कि ये क्या है क्लाउड, ये मतलब बादल, यानी कि यहाँ पे वाटर ड्रॉपलेट सब जमा रहता है, ढेर सारा वाटर ड्रॉपलेट सब जमा रहता है। क्लाउड में तो यही होता है ना, बादल में तो वाटर ड्रॉपलेट्स ढेर सारा होता है ना। देखिए मेरा एक फोटो, इस फोटो में देखिए हम क्या थे, नेपाल गए थे घूमने के लिए, तो काफ़ी पहाड़ी इलाका था ऊपर में और नीचे बादल सब नज़र आ रहा था, ठीक है, तो काफ़ी अच्छा नज़ारा था। तो लेकिन जो बादल था उजला उजला क्यों था, तो वो तो हमको समझ में आ रहा था, बाकी मेरे साथ में जाने वाले लोगों को उतना समझ नहीं आ रहा था। तो खैर चलिए कोई नहीं, अभी हम एक्सप्लेन करते हैं, बाकी सब भी समझ जाएंगे। देखिए तो होता क्या है कि जब ये लाइट यहाँ से टकराता है ना, तो ये जो बादल का के पास जो मॉलिक्यूल्स सब रहता है, ये सब थोड़ा थोड़ा बड़ा मॉलिक्यूल्स होता है, वाटर ड्रॉपलेट सब थोड़ा थोड़ा बड़ा होता है, और बड़ा होता है जब, तो बड़ा जो ड्रॉपलेट होगा ना, उससे जब लाइट टकराएगा, आप जानते हो कि रेले लॉ ऑफ स्कैटरिंग तभी काम करता है भैया जब वेवलेंथ से कम होना चाहिए, छोटा होना चाहिए पार्टिकल का साइज। लेकिन यहाँ पे क्या होता है ना कि पार्टिकल का साइज वेवलेंथ से भी बड़ा होता है, यानी बड़ा बड़ा ड्रॉपलेट सब होता है, ठीक है। और ये बड़ा बड़ा जो ड्रॉपलेट होता है ना, उससे जब लाइट टकराता है, तो टकराने के बाद सारा कलर एक समान रूप से फैलेगा। यानी कि जब व्हाइट लाइट आया तो टकराने के बाद जब फैलेगा ना, ड्रॉपलेट सबसे टकराने के बाद एक एक बूंद से जब टकरा के लौटेगा, तो व्हाइट लाइट में चाहे वायलेट हो, इंडिगो हो, ऑरेंज हो, रेड हो, ब्लू हो, ग्रीन हो, येलो हो, सब कलर एक समान रूप से फैलता है। तो जब सारा कलर एक समान रूप से फैलेगा तो सारा कलर मिलके हमको क्या दिखेगा, व्हाइट। इसीलिए बादल का कलर हमको व्हाइट दिखता है, क्योंकि जब बादल वगैरह के मॉलिक्यूल सबसे व्हाइट लाइट टकराता है तो एक समान रूप से स्कैटरिंग होता है, सब कलर एक बराबर रूप में बटता है, इसीलिए क्या कहते हैं हमको बादल का कलर व्हाइट दिखता है, ठीक है। तो इसका भी रीजन, बादल के व्हाइट कलर दिखने का रीजन सिंपली आप स्कैटरिंग ऑफ लाइट कह सकते हैं,
ठीक है, अब बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि सनराइज और सनसेट के टाइम पर रेडिश अपीयरेंस क्यों होता है, यानी कि आसमान हर तरफ लाल लाल क्यों नजर आता है जब सनराइज हो रहा हो, सूरज उग रहा होता है, और जब सनसेट हो रहा होता है तब। तो देखिए उस वैसे स्थिति में होता क्या है वो हम समझते हैं। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ना वही सेम टू सेम आंसर आप कह सकते हो हमारा जो नेक्स्ट उसके बाद जो क्वेश्चन है कि हम लोग डेंजर सिग्नल के रूप में रेड लाइट को क्यों यूज करते हैं, उसका भी यही आंसर होगा। ठीक है, देखिए होता क्या है, पहले तो सनराइज और सनसेट के टाइम में रेडिश अपीयरेंस का कारण स्कैटरिंग ऑफ लाइट है। डेंजर सिग्नल में रेड यूज करते हैं, उसका भी स्कैटरिंग ऑफ लाइट है। सब समझते हैं कैसे। पहले देखिए अर्थ जो होता है ना, अर्थ से काफी दूर सनराइज और जब सनसेट हो रहा होता है ना तो उस समय जो सूरज है ना अपना वो भैया काफी दूर पे होता है। तो चूंकि अर्थ से काफी ज्यादा दूर में होता है, बाद में फिर थोड़ा सा पास दिखाई देने लगता है। ठीक है, बाद में पास दिखाई देने लगता है, लेकिन जब क्या कहते हैं सनराइज या सनसेट हो रहा होता है तो उस वक्त सूरज जो है ना वो अर्थ से क्या होता है काफी ज्यादा दूरी पे होता है, ज्यादा दूरी पे। तो जब ज्यादा दूर पे होता है तो ज्यादा दूर से आप मालूम है सिर्फ रेड कलर ही है जो कि काफी ज्यादा दूर से नजर आ सकता है। क्यों? क्योंकि बाकी जो और सब है, चूंकि एयर मॉलिक्यूल्स पार्टिकल सब तो यहाँ एनवायरमेंट में तो है ही ना भैया, ढेर सारा पार्टिकल सब है, तो उससे जब लाइट सब टकराता है ना तो टकराने के बाद जो बाद बाकी लाइट है, विबग्योर की बात करें, GYOR विबग्योर की बात करें तो ये बहुत ही ज़्यादा स्कैटर्ड होता है, ये सब स्कैटर्ड होता है। लेकिन सबसे कम स्कैटरिंग पावर किसका है? स्कैटर यानी छितरने का पावर किसका है? सबसे कम रेड का, क्योंकि वेवलेंथ इसका ज़्यादा है। वेवलेंथ ज़्यादा है तो स्कैटरिंग पावर इसका कम है, यानी कि ये रेड लाइट जो है ना छितरता नहीं है ज़्यादा, बल्कि एकदम दूर सीधे जाते रहेगा, बिना ऐसे छितरे हुए सीधा जाते रहेगा। तो सीधा जाने का, बिना इधर उधर डेविएट हुए सीधे जाने का टेंडेंसी ज़्यादा होता है रेड में। स्कैटरिंग पावर कम है ना इसका, इसीलिए स्कैटर्ड नहीं होता है ज़्यादा। बाकी कलर सब स्कैटर छितर जाता है, लेकिन जो रेड कलर का है वो काफ़ी दूर तक जा सकता है, सीधा आता है ना, इधर उधर छिटकता नहीं, भटकता नहीं। तो इसलिए रेड कलर हमको काफ़ी, मतलब सन जब दूर रहता है ना तब भी हमको रेड कलर क्या होता है काफ़ी दूर से स्कैटर, बिना स्कैटर हुए ही वो पहुँच जाता है। बाकी कलर सब तो रास्ते में इधर उधर छितर जाता है ना, तो स्कैटरिंग का सामना करना पड़ता है इसी कलर से, बाकी कलर सब इधर उधर रह जाता है, रेड कलर पहुंच जाता है। तो जब ये सनराइज के टाइम में भी, सनसेट के टाइम में भी वही होता है, रेड कलर ही हमारे आँख तक इसलिए पहुंच पाता है क्योंकि इसका स्कैटरिंग पावर कम है। बाद बाकी सब तो स्कैटर्ड हो जाता है, रास्ते में छितर जाता है, रेड का स्कैटरिंग नहीं होता है तो वो काफ़ी दूर तक भी पहुँच जाता है। तो सनराइज और सनसेट के टाइम पर सूरज चूँकि पृथ्वी से दूर रहता है और दूर होने के कारण जो सन से आने वाला जो व्हाइट लाइट है उसमें बाकी सभी कलर का स्कैटरिंग हो जाता है और वो रास्ते में इधर उधर भटक जाता है। लेकिन जो रेड कलर है वो बिना स्कैटर्ड हुए काफ़ी दूर तक ट्रैवल करने का पावर रहता है उसमें, इसलिए वो हम लोगों को दिखता है। तो रेडिश अपीयरेंस का जो रीज़न है सन के रेडिश अपीयरेंस का सनराइज और सनसेट के टाइम में वो यही है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ठीक है, डेंजर सिग्नल के रूप में भी हम लोग रेड लाइट का इसीलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि रेड लाइट में खासियत ये होता है ना, क्या कहते हैं डेंजर सिग्नल में जो रेड लाइट की बात करें तो वो स्कैटर्ड कम होता है, सबसे कम स्कैटर होता है, तो काफ़ी दूर तक रेड लाइट को जाने का क्षमता होता है। बाकी और कलर का लाइट अगर यूज़ करेंगे तो वो रास्ते में ही छितर जाएगा इधर उधर, जबकि रेड कलर काफ़ी दूर तक जाने का उसका टेंडेंसी होता है। ठीक है, अच्छा और एक बात होता है कि रेड कलर का मॉलिक्यूल सब होता है, वेवलेंथ भी चूँकि ज़्यादा होता है तो मॉलिक्यूल सबस के ऊपर से क्या है, इसमें जंप करने का भी टेंडेंसी ज़्यादा हो जाता है। तो ज़्यादा बड़ा बड़ा वेवलेंथ है तो काफ़ी मॉलिक्यूल सब कुछ मॉलिक्यूल्स के ऊपर से तो जंप भी कर जाता है रेड कलर का लाइट। ठीक है, तो ऐसा है, रेड कलर में टेंडेंसी है ज़्यादा दूर तक ट्रेवल करने का, है ना, बिना इधर उधर स्कैटर्ड हुए में, ये सब टेंडेंसी होता है। अच्छा, फिर बात करें अगर फॉग लैम्प, अगला सवाल एक भी है कि फॉग लैम्प के लिए हम लोग ऑरेंज कलर को क्यों यूज़ करते हैं ना, क्या कहते हैं, मतलब ठंडी के टाइम में जो फॉग लैम्प होता है ना, गाड़ी का जो देखे होगे फॉग लैम्प येलो कलर का क्यों होता है, उसका कारण ये होता है ना कि जैसे कि क्या कहते हैं, मतलब अगर मान लिया जाए यहाँ पे कोई गाड़ी है तो क्या कहते हैं, मतलब अगर है जैसे लाइट गया, ठीक है, तो देखिए अब विबग्योर में क्या कहते हैं बाकी सारा कलर तो छितर जाएगा, इधर उधर फैल जाएगा, तो वो अच्छे से जाके टकरा के वापस आने का उसमें ये है नहीं क्षमता। लेकिन रेड और ऑरेंज में अगर बात करें तो देखिए रेड कलर की बात करेंगे तो रेड में पावर है, काफ़ी दूर तक जाएगा और टकरा के वापस आता भी। लेकिन होता क्या है ना कि रेड कलर काफ़ी दूर तक, रेड कलर का लाइट काफ़ी दूर तक तो जाएगा, लेकिन जाने के बाद फिर क्या होगा, गया जाके टकराया जमीन या कहीं से भी टकराया, टकराने के बाद फिर उसको वापस भी तो आना है। लेकिन रेड कलर के पास एक ये होता है कि रेड कलर जा तो चल तो जाएगा, चला तो जाएगा काफ़ी दूर तक,
ऑरेंज कलर के लाइट से ज़्यादा दूर तक रेड कलर जाएगा जरूर, ठीक है, लेकिन जा करके टकरा के फिर वापस आने की बात करेंगे तब वहाँ पे पस्त हो जाता है। क्योंकि रेड कलर के बारे में आप जानते होंगे, आगे चल के पढ़ोगे भी कि रेड कलर के लाइट के पास एनर्जी कम होता है। आगे चल के डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर एक चैप्टर पढ़ना है हम लोगों को, ठीक है, वेव ऑप्टिक्स के जस्ट बाद है, ठीक है। तो वो जो उसमें हम लोग ये पढ़ेंगे कि विबग्योर सातों कलर के लाइट में सबसे कम एनर्जी जो होता है रेड कलर के लाइट के पास होता है और सबसे ज़्यादा एनर्जी वायलेट के पास होता है। तो यानी टकरा के वापस आने का क्षमता इसके पास ज़्यादा है, लेकिन टकरा के वापस आने का जो क्षमता है उसकी अगर बात करें तो रेड कलर यहाँ पे पिछड़ जाता है। रेड कलर के पास एनर्जी कम रहता है, इसलिए टकरा तो जाएगा, दूर तक तो चला जाएगा, लेकिन टकरा के फिर वापस आने की बात करके हमको देखना भी तो है रोड, तब ना टकरा के वापस आएगा तब ना दिखेगा। तो इसलिए हम लोग रेड कलर को नहीं यूज़ करते क्योंकि उसका एनर्जी बहुत कम रहता है। तो उससे थोड़ा सा ऊपर बढ़े, स्कैटरिंग पावर, इसका छितरने का पावर कम है, काफ़ी दूर तक जाएगा, लेकिन इसके पास एनर्जी तो कम हो जाता है, इसलिए बेचारा मार खा जाता है। तब हम लोग ऑरेंज से मुलाकात करते, भैया इससे सेटलमेंट नहीं हो रहा तो तुम ही चलो सेटल कर लो। तो इसके पास भी देखो तो इसका भी तो वेवलेंथ, बाकी सब के वेवलेंथ से तो इसका वेवलेंथ ज़्यादा ही है ना, इन सभी से रेड से भले ही कम है, लेकिन बाकी सबसे वेवलेंथ ज़्यादा है तो स्कैटरिंग पावर कम है, स्कैटरिंग पावर कम है तो ऑरेंज में भी छितरने का क्षमता थोड़ा कंपेरेटिवली कम ही रहता है। बाकी सबसे छितरने का क्षमता तो कम ही है ना, रेड से ज़्यादा वाले ही स्कैटर होता है, लेकिन बाकी सबसे तो ऑरेंज हमारा क्या कम स्कैटर्ड होता है। और एनर्जी की बात करें तो रेड से थोड़ा ज़्यादा एनर्जी है ऑरेंज के पास, तो ये जाके टकरा के वापस भी आ जाता है, तो रोड हमको दिख भी जाता है। इसलिए फॉग लैंप की जगह पे हम लोग ऑरेंज कलर का लाइट को यूज़ करते हैं, रेड को नहीं। रेड खतरा के लिए, आगे जा रहा कोई गाड़ी, वो पीछे से रेड लाइट जलाता है तो वहाँ का रोशनी टकरा हमारे तक आँख तक पहुँच जाता है, समझ गए कि रेड है, बस हो गया। यहाँ से टकरा के वहाँ सामने तक जाना जरूरी नहीं ना। लाल रोशनी जला करके कोई चीज़ को आप ढूंढना चाहोगे तो मिलना मुश्किल है, लेकिन ऑरेंज कलर का लाइट जला के ढूंढना चाहोगे तो वो मिल जाए, क्योंकि टकरा के रेड जल्दी उतना आने का चांसेस नहीं रहता, पावर चला जाएगा, लेकिन जाके टकरा के वापस आने की बात करोगे तब नहीं होगा उससे, बेचारा से, रेड से, लेकिन ऑरेंज में हो जाएगा ये चीज़। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा और समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो लाते हैं तुरंत, ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय। और नोट्स लेकर के चले जाना इस वेबसाइट से, ठीक है, और भी इस वेबसाइट के स्टडी मटेरियल वाले सेक्शन में भी जाओ, बहुत कुछ मिलेगा आपको। थैंक यू।